Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We are going to analyze the CLAT 24 in the best way possible. We are going to have the discussion over each and every passage. We are going to look at the cutoff scores that can be expected. What sort of changes does CLAT brought this year that was not there in the CLAT 24? What could be the expected cutoffs separately in each section? What could be the good score and overall cutoff of for the top 5 or top 10 colleges? We are going to look each and every sections in detail. नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट, क्लैट के इस साल के एग्ज़ाम का एनालिसिस आप कहीं पर भी देखेंगे, द थिंग दैट इज़ कॉमन इज़ क्लैट का पेपर इस बार अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा ईजी हुआ है. हम लास्ट ईयर अगर क्लैट की बात करें, क्लैट 24 की, तो इट वाज ईजी, बट दिस ईयर इट इज़ मच ईजियर. तो किस तरीके से फेज आउट हुआ है बाकी सारा सेक्शन, क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें क्लैट ने पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड की है और क्या नए चेंजेस क्लैट इस बार लेकर आया है, हम लोग हर एक चीज़ को देखने वाले हैं इस वीडियो में. जुड़े रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो. इस वीडियो में लगभग आपको सारे क्वेश्चन, सारे कंसर्न, सारे डाउट एड्रेस हो जाने वाले हैं. अगर इवन आफ्टर दिस मच ऑफ थिंग्स अगर कुछ भी आपका लेफ्ट आउट रह जाता है, यू कैन जस्ट रीच आउट टू अस इन द कमेंट बॉक्स. वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. तो सबसे पहला सेक्शन जो क्लैट 25 का रहा, दैट वाज इंग्लिश. और क्लैट के 25 में इंग्लिश की अगर बात की जाए, क्लैट 25 में देयर वर 24 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन. लेवल वाज मॉडरेट. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्लैट में इंग्लिश नहीं पूछी गई है, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पे काम कर रहे थे, अगर आपने पैसेज को स्पीडेडली पढ़ने की एक हैबिट बना ली थी, तो वोकैब तो बहुत कम नज़र आई. काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस थे. 4 एक्सर्प्ट्स लिए गए थे. द एक्सर्प्ट्स वाज टेकन फ्रॉम जो कृष्णमूर्ति जी के एक सेगमेंट से ये लिया गया. देन देयर वाज आर के नारायण के भी एक एक्सर्प्ट लिया गया जॉर्ज ऑरवेल से, और स्वामी विवेकानंद जी का एक राइटिंग था, वहाँ से पैसेज निकाले गए थे. पैसेज में कहीं पर भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टेल नज़र नहीं आया. पैसेज भी बहुत इजीली रीडेबल थी एंड बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी आप उसको कर पाते. तो अगर हम बात करें, 4 पैसेजेस के साथ 24 क्वेश्चन आए हैं. 6 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैसेज रहा. एक आइडियल गुड स्कोर अगर हम देखें, डुएबल था. इजीली आप 21 से 22 क्वेश्चन तक इस पैसेज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, जो जो लेवल पैसेज का रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एक आइडियल स्कोर वुड बी समवेयर क्लोज टू 21 to 22. इतना हमारा स्कोर होना चाहिए. अगर हम टॉप शॉट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, 21 से 22 तक आइडियल स्कोर है. हर पैसेज में लास्ट क्वेश्चन जो था वो कैप पर बेस्ड रहा, चाहे फॉर एंटोनियम रहा हो, सिनोनियम रहा हो, कॉमन वर्ड्स निकालने की बात रही हो, सिमिलर मीनिंग देने वाला, तो वो काफ़ी हद तक डुएबल था. यहाँ पर फंसने के चांसेस काफ़ी कम थे. और आइडियल टाइम अगर हम देखें, तो ये सेक्शन ने आपका हद से हद अगर लिया है तो 15 से 20 मिनट लिया, उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया है. अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएं, सेकंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो इस बार क्लैट ने पूछे हैं वो सीए जीके से रहा. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्लैट ने इस बार लीगल से पूछा. लीगल में 32 क्वेश्चंस वर देयर. ऑन द अदर हैंड सीए जीके लगभग 32 के आसपास, 30 क्वेश्चन के आसपास सीए जीके रहता था. इस बार 2 क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं, 28 क्वेश्चन रहे. बट उन 28 क्वेश्चन की अगर बात करें, नो मैटर वॉट, आप उसमें लेफ्ट आउट फील नहीं करोगे अगर आपने सीए जीके के सेशंस में एक साथ कवर किए हैं तो. नॉट इवन अ सिंगल पैसेज वाज देयर जो कि हमने डिस्कस ना किया हो क्लास में. तो पैसेजेस कहाँ से थे, किस तरीके के क्वेश्चन थे, लेट्स लुक एट इट. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे 28. 28 क्वेश्चन इस सेक्शन में रहे. लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादातर क्वेश्चन की इजी थी, एक्सेप्ट अ फ्यू जो मॉडरेट लेवल पर गया है. जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है वो एक्चुअली क्या है, दे वर नॉट फैक्चुअल क्वेश्चन, इंस्टेड दोज वर हॉट्स क्वेश्चन, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वे में क्वेश्चन को डिकोड करना था. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो मॉडरेट है, सॉल्व करने का तरीका इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पैसेज. यानी पैसेज पढ़ना वाज अ नेसेसिटी. मैं हर बार इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा था कि आप ऐसा पैसेज को स्किप करके सीए के क्वेश्चंस पर मत जाना. रीड द पैसेज in order to understand the context. You do not need to enclose the entire passage. You need not to decipher each and every sentence. But yes, up to a certain extent, context नहीं पता होगा तो क्वेश्चन पे जाने का कोई फायदा नहीं था. क्लैट ने इस बार उस चीज को प्रूव किया है. तो अगर हम पैसेजेस की तरफ चलें, लास्ट ईयर की तरह ही एक पैसेज हिस्ट्री पर आया. वी वर प्रिटी मच कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज कंटिन्यूसली
फोकसिंग अपॉन दैट पार्ट, मैं हर क्लास में आप लोगों को इस चीज़ पर बात करता था कि अगर क्लैट 24 में हिस्ट्री पर जा रहा है, देयर इज अ फेयर प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री अगेन। लास्ट ईयर इवेंट उन्होंने पिक किया था, जलियांवाला बाग मसाकर को क्यों किया था, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट को समझे, पिछले साल के क्लैट 24 की मैं बात कर रहा हूँ। एक मूवी आई थी सरदार उधम सिंह, जहाँ से जो पिछले साल काफ़ी हाईलाइटेड भी रही। मोर स्टेटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, सॉरी बोला उन्होंने फॉर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जनरल डायर का डेफिनेटली नाम वहां पर रिपीट हुआ, हाईलाइट हो गया टॉपिक। बैक टू दिस ईयर, इस साल की बात करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहा, दांडी मार्च, उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है। तो उस सी को केटर किया, लगभग 100 साल से के करीब उस इंसिडेंट को हो चुके हैं। 94-95 ईयर्स पुराना इवेंट रहा। बड़ी बात क्या थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जो रिलेट करते हुए चीज़ें आपको समझनी थी इस पैसेज में। अगेन कॉन्सेप्चुअलिटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल था, कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो अगर हम क्वेश्चंस की तरफ देखें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, तो जैसे उस दौर के इंडस्ट्रियल लोग जो रहे, इंडस्ट्रियल वर्कर रहे और इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं इंसिडेंट को, किया था तो किस कॉन्टेक्स्ट में, स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर्स वर देयर इन द पैसेज इटसेल्फ। इट वाज नॉट अ कोर जीके कॉम्पिटेंसी एग्जाम, सीए के फोकस पर बेस्ड नहीं था। यहां पर आपको एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा था, जहां पर पैसेज के थ्रू, ये लास्ट ईयर भी वही कॉमन चीजें रही थी कि पैसेज में ही आंसर्स मिल रहे थे, इस बार भी काफी हद तक पैसेजेस में आंसर आपको मिले हैं। और इसी वजह से अगर हम ये समझें कि जो बच्चे इस पैसेज को पढ़े बिना क्वेश्चंस पर गए, उनको वापस से पैसेज पर जाना पड़ा। आइडियली सीएजीके के लिए लगभग कोई भी मॉक पेपर आपने दिया हो, बड़े जितने इंस्टीट्यूशन से आपने किसी का भी मॉक पेपर उठा के देखा हो, एक्सेप्ट अ फ्यू जिन्होंने तो पैटर्न ही बदल दिया था डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उन्हें लगा कि जो क्लैट ने सैम्पल पेपर निकाला तो वन लाइनर्स ही पेपर में पूछने लग गए, उन्होंने मॉक पेपर सारे वन लाइनर बेस्ड बना दिए। एंड आई वाज ऑलवेज एडवाइजिंग यू रिगार्डिंग दिस कि आप ऐसा मत सोचना कि क्लैट ने जैसा सैम्पल पेपर बनाया वैसा ही पेपर बनाएगा। डिश्ड द क्लैट अगेन, और क्लैट ने हमको किस तरीके से इस बार अब ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्लैट वाज प्रीटी मच श्योर अबाउट द वे इन विच दे आर गोइंग टू वर्क आउट। सैम्पल पेपर जैसा बनता है, पेपर वैसा नहीं बनता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट समझना इज इंपॉर्टेंट, तो वो यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। बट वही है, वन लाइनर्स नहीं पूछा है क्लैट ने, इट इज नॉट लाइक एलेट। तो पैसेज से आंसर मिल रहे हैं। जो हम लोग एक एस्टिमेट टाइम की बात कर रहे थे कि सीएजीके में आपको 8 to 10 मिनट्स में पूरा सेक्शन हो जाएगा, ये उनके लिए तो ठीक रहा जो पैसेज को गो थ्रू करके गए। जिन्होंने पेपर में पैसेजेस गो थ्रू नहीं किया, उनको वापस से पैसेज पढ़ना पड़ा आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। तो अगेन टाइम किल किया है सीएजीके ने अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि 5 के 5 पैसेज, सब में ही क्वेश्चंस के साथ ये प्रॉब्लम था कि आपको एड्रेस करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द पैसेजेस, तो वो यहां पर करने की जरूरत थी। पैसेज 2, नाउ दिस इज अगेन, पहला पैसेज हिस्टोरिकली रहा इंपॉर्टेंट, पूरे का पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर बेस्ड था। द सेकेंड पैसेज नारी शक्ति अधिनियम के बारे में पूछा गया। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी हम बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन की। अब विमेन रिजर्वेशन इस साल का टॉपिक नहीं है, क्लैट 24 के लिए बहुत रेलेवेंट था। क्लैट 25 में ये टॉपिक पुराना हो गया बिकॉज ये बिल एक्ट में 2023 में ही बन चुका है। लेकिन बड़ी बात क्या, यहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम से डायरेक्टली चीजें नहीं पूछी गई हैं, यहां पर कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन है। अगेन, जैसे अगर आप क्वेश्चन को गो थ्रू करते तो इनमें से क्या स्टेटमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रिगार्ड में सही है। अब अगेन इंप्लीमेंटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने ये दिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब से लागू होगा, इंप्लीमेंटेशन कब होगा। अब उसमें 3 ऑप्शन थे, देन फोर्थ ऑप्शन वाज नन ऑफ द अबव, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सेंसस के बाद होगा। एक स्टेटमेंट ये काफी हद तक सही था, बट देन सिर्फ ये नहीं है, सेंसस के साथ परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के बाद ही इंप्लीमेंट होगा विमेन रिजर्वेशन। तो उसको लेकर अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, मैं अगेन मार्क कर रहा हूं यहां पर, पैसेज में ही आंसर है। पैसेज में क्लियरली लिखा था कि उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी पोस्ट द सेंसस एंड डीलिमिटेशन, तो यहां पर वो चीजें क्लियरली पैसेज में मेंशन्ड रही। 2 फैक्चुअल क्वेश्चन थे, दोनों के ही आंसर नन ऑफ द अबव थे। सिंपल, इंप्लीमेंटेशन के रिगार्ड में चीजें आपको समझ आ गई। टॉपिक हॉट टॉपिक है, हम ये नहीं कहेंगे रिडंडेंट है। हाँ, वैलिडेशन करना या नहीं करना दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट इंप्लीमेंटेशन के रिगार्ड में अगर देखें, जनरल इलेक्शन हुआ है,
तो ऑब्वियस है कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट इन लेजिस्लेटिव असेंबली इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग ऑन टू पैसेज 3, पेरिस ओलंपिक्स हॉट टॉपिक रहा, आना ही था। तो लास्ट ईयर कतर के बारे में फुटबॉल वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन रहा। इस साल का बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट अगर हम कहें तो पेरिस ओलंपिक्स है। टोक्यो 2020 जो होना था, जो टोक्यो 2021 में हुआ, टोक्यो में जो लास्ट ओलंपिक्स था, उस इवेंट के कंपैरेटिवली अगर इस इवेंट को देखा जाए तो मल्टी लेवल बड़ा एक इनॉग्रेशन इस इवेंट का रहा। बहुत ही बड़े स्केल पर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। कंसोर्शियम ने जो क्वेश्चन को फ्रेम किया है, तो ये सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स को रिलेट करते हुए पैसेज नहीं बनाया गया था, उसके साथ इन्होंने कुछ और की जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को भी ऐड कर दिया। फिर चाहे वो इजराइल हमास की कहानी रही हो, चाहे फिर यूक्रेन और रशिया का इशू रहा हो, वो सब कुछ इसमें आपको अमलगमेटेड मिला है। तो बैक टू बैक, अगर कुछ फैक्चुअल की बात करें तो भाई बैक टू बैक ओलंपिक मेडल हॉकी में इंडिया ने जीता। इस पर क्वेश्चन था कि लास्ट कब और प्रेजेंट का, मतलब टोक्यो एंड द प्रेजेंट वन एट पेरिस, ये पूछा गया था कि कॉन्जिक्यूटिव कौन से ओलंपिक में हमको मेडल मिला। तो लास्ट वाज टोक्यो 2022 एंड दिस ईयर पेरिस। सो पिक्युलैरिटी पर क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक्स के, अगेन आंसर पैसेज में मिलेगा। जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप पर क्वेश्चन है, इजराइल हमास से रिलेटेड, आंसर फिर पैसेज में है। तो काफी हद तक पैसेज अगर पढ़ा है, आंसर्स कर पा रहे हैं। हाईएस्ट ओलंपिक मेडल टेली इंडिया की, तो वो 2022 के इवेंट में रही। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते, इस बार हम सेकंड हाईएस्ट है। बट देन अगेन पैसेज में ये भी आंसर मिल रहा है। उन्होंने क्लियरली लिखा कि लास्ट ओलंपिक्स में, और लास्ट ओलंपिक्स में उन्होंने उस जहां पर ये क्वेश्चन, जहां पर ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया का ये सेकंड हाईएस्ट मेडल टेली काउंट रहा, लास्ट ओलंपिक में इंडिया ने हाईएस्ट मेडल टेली अटेन की थी, वहां पर ये लास्ट ओलंपिक कहां पर हुए ये मेंशन नहीं था। ये आपको मिलता पैसेज, इसी पैसेज के फर्स्ट पैरा में। तो अगेन मैंने फिर से वही कहा कि पैसेज पढ़ना वॉज अ नेसेसिटी, जरूरी था पैसेज पढ़ना, तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाते। किस रिवर के किनारे हुआ, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था जिसका आंसर पैसेज में नहीं था। फैक्चुअली कुछ आंसर्स तो हमको जरूर मिला। तो पूछा गया था कि ओलंपिक का जो होस्ट किया गया है इनॉग्रेशन सेरेमनी किस रिवर के किनारे हुई थी, तो सेन वाज द राइट आंसर। Coming on to the passage 4, that was about the abrogation of Article 370. Completely historical background per question say not even a single question from current affairs was asked in this passage. Abrogation of Article 370 कहने का मतलब हो गया हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 पर जा रहे हैं। 2019 का कंप्लीटली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। पैसेजेस पर चलें, क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता कि इस पैसेज से इजी क्वेश्चन आज तक के क्लैट के नए पैटर्न में कोई पैसेज बना हो। दिस वॉज द इजिएस्ट अमंग ऑल। 2020 से लेकर 2024 तक की हम बात कर रहे हैं, 25 में हम आ गए। इससे इजी पैसेज क्लैट ने CAGK में नहीं दिया था। अगेन दैट्स माय ऑब्जर्वेशन, बिकॉज यहां पर एक भी क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। पहला क्वेश्चन जो रहा वो डिवीजन ऑफ JK कितने पार्ट में हुआ, मतलब उन्होंने ये पूछा कि एक स्टेट बना, एक यूटी बना, 2 यूटी बने, 2 स्टेट बने, तो कार्विंग हुई, 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, वन इज जम्मू एंड कश्मीर, द अदर इज लद्दाख। यूटी विद लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन पूछा कि 4 ऑप्शंस दिए गए कि किस यूनियन टेरिटरी के में लेजिस्लेचर है, उसमें उन्होंने दिल्ली और पुडुचेरी नहीं रखा था, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर ही पूछा। अनदर क्वेश्चन अबाउट इट वाज द नंबर ऑफ स्टेट। अब इससे इजी क्या पूछेंगे कि इंडिया में टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ही आपसे पूछा गया है। इजीएस्ट ऑफ ऑल कैपिटल ऑफ लद्दाख आपसे पूछ रहा है, तो लेह के बारे में आपसे पूछा इसने। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, जो 5वां पैसेज रहा, दैट वाज अबाउट ब्रिक्स समिट। अगर आप में से किसी ने लास्ट वाली वीडियो देखी है जो आज मॉर्निंग में ही आपके पास आई है, उसी में हमने ब्रिक्स पर चर्चा की। उसी में मैंने आपको SBRICS क्या है सारे टर्म्स बताए। जिमोनेल ने इसको दिया, ये टर्म जिमोनेल का कॉइन क्या हुआ टर्म है, पैसेज एज इट इज वही चीज़ों को लिखकर उसने दे दिया है आपके पास। 16 समिट पर ही बेस्ड उसके अचीवमेंट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आउटकम क्या रहा, इस पर कुछ क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल नहीं थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। पैसेज पढ़ना अगेन वाज नेसेसरी। पूछा गया SN ब्रिक्स क्या है, और साथ में लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की थी, उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इस बार का हॉट टॉपिक रहने वाला है, रहा। IBCA पर क्वेश्चन पूछा गया। आ जाए अब हम लीगल रीजनिंग की तरफ। तो क्लैट में इस साल के अगर हम CAGK की बात करें, CAGK का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहा दैट वाज 28, बेयरिंग अ फ्यू वन, जो कि कुछ जगहों पर जो हम कहें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है। पैसेज में बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे ही करेंगे, फॉर श्योर करेंगे।
तो एक आइडियल स्कोर अगर हम देखें तो लेसर कर 15% अगर आप नीचे जाते हैं, 24 से 25 वुड बी अ गुड स्कोर। 24 से 25 वाला डेफिनेटली 26 तक अगर रीच आउट कर रहा है, दैट्स अ ब्रिलियंट पार्ट। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो इस बार का इजीएस्ट पार्ट है वो था इस बार का लीगल सेगमेंट। लीगल रीजनिंग, अगेन क्लार्ट ने अपने पिछले वाले स्टेटमेंट कि भाई यू डोंट नीड लीगल एक्यूमेन और लीगल नॉलेज टू सॉल्व द लीगल क्वेश्चंस, उस चीज को और कॉन्क्रीट कर दिया है। कोई लीगल नॉलेज आपको नहीं चाहिए थी इस बार के क्लार्ट के लीगल रीजनिंग के पार्ट को करने के लिए, नथिंग वाज रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बेस्ड पैसेज पूछा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, आप इजीली ग्लाइड कर जाओगे उस पूरे के पूरे पैसेज को। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीए के सेशंस में ही हमने लगभग पूरा लीगल कवर कर लिया था, बहुत इजीली ये पैसेज आपको देख कर पता चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लैट में अगर पूछेगा इस बार तो वो लीगल रीजनिंग के हैं। देयर वर 32 क्वेश्चंस। लेवल ऑफ डिफिकल्टी नॉट मॉडरेट, नॉट इवन इजी, इट वाज मच मोर इजियर देन एक्सपेक्टेड। तो 32 क्वेश्चन में एक अच्छा स्कोर अगर हम कहें तो वो 29-30 का है। पहला पैसेज वाज ऑल अबाउट राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता हुआ मिला आपको। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 जो रहा, उस पर ये पैसेज है पूरा। सारे के सारे आंसर्स पैसेज में है। पैसेज को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना था, बहुत ज़्यादा कुछ उसके अलावा आपके पास हीट रह नहीं जाती अगर आपने पैसेज कवर किया है। इजीली आप इस पूरे के पूरे पैसेज को कर पाएंगे। फंडामेंटल राइट्स, हम कहें अ बिट ऑफ पॉलिटी, यहाँ पर एसेंस उसका नजर आया है काफ़ी समय बाद। The second passage was about the Public Examination Prevention of Unfair Means of 2024, उस एक्ट के बारे में। यहाँ पर भी आपको पॉलिटी का टेंज मिला, जैसे कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, इस तरीके के बेसिक से पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए। और पैसेज पढ़ना यहाँ पर भी मैंडेटरी था। पैसेज में ही आप, पैसेज से ही आप कह सकते हो कि पूरा कॉन्टेक्स्ट उठाया गया है क्वेश्चन का, कि कितना फाइन लगेगा अनफेयर मीन्स में। अब जैसे कोई इन्विजिलेटर अगेंस्ट चला गया, अगेंस्ट द ऑर्डर्स, अगेंस्ट द लॉ, तो उस पर फाइन किस तरीके से है, तो ये सारे क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे गए थे। अगर हम थर्ड पैसेज की तरफ चलें, कोर पॉलिटिकल पैसेज है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, डीपीएसपी के बेसिक इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 48 के बारे में, आर्टिकल 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटी, उसी से रिलेट करते हुए पैसेजेस आपको यहाँ पर दिखे। एंड अलॉन्ग विद दैट फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। साथ ही साथ उस पैसेज में एक पैरा पूरा आपको पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की तरफ लेकर गया। हमने एनवायरनमेंट के क्लास में काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ था कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड किस तरीके से साइन हुआ, कौन सी कंट्रीज ने साइन किया, ये सारी चीज़ें उसमें रिलेट करती हुई आपको नज़र आएंगी। फिर बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इसमें वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्वेश्चन थे। मुझे नहीं लगता इससे बेसिक पैसेज बन सकता था कुछ क्लैट में, लीगल के पार्ट में। बहुत ही इजीली ग्लाइड करने वाले क्वेश्चन थे, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। एंड द लास्ट पैसेज अगेन थोड़ा सा टेंज ऑफ सीए, जीआई टैग पर बेस्ड क्वेश्चंस। हमने जीआई का लॉ भी पढ़ा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, उसी से रिलेट करते हुए ट्रिप्स अग्रीमेंट पर भी पूछा है क्वेश्चन, तो अगेन इजीली डुएबल। और एक जो लास्ट पैसेज था, ये भी सारे आंसर्स पैसेजेस में आपको इसके मिलेंगे। तो CICL यानी चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बारे में, इसमें पॉक्सो के बारे में पूछा। एनसीआरबी का एक डेटा दिया गया था, डेटा के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे आपसे। पॉक्सो की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इससे इजी क्या ही पूछेंगे वो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेट करते हुए भी क्वेश्चन, और एनसीआरबी डेटा पे 2 क्वेश्चन इन्होंने एक्चुअली पूछे हैं। तो काफ़ी हद तक ईजी के लेवल पर ही ये भी रहेगा, आसानी से आप इसको कर सकते थे। तो 32 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपके पास रहे, और एक अच्छा स्कोर 29 से 30 यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग, पिछले 2 साल से लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल ही पूछी गई थी। इस साल लॉजिकल रीजनिंग में चेंज आया, एनालिटिकल का पैसेज आया है। हम लोग क्लास में इस बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो भी मैंने आपको कहा था कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्रिटिकल के सिवा कुछ नहीं आएगी। क्रिटिकल के सिवा एनालिटिकल का स्कोप हमेशा रहता है। इस बार सीटिंग अरेंजमेंट पर 5 या 6 क्वेश्चन आपसे एज इट इज एक पैसेज में पूछ लिए गए। तो सिटिंग अरेंजमेंट पर ही सारे एक पैसेज में क्वेश्चंस रहे, उसके अलावा बाकी सारा क्रिटिकल ही था। क्रिटिकल में भी लैंग्वेज जो यूज़ की गई है काफ़ी हद तक सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो क्रिटिकल में कंफ्यूजिंग नहीं था। कई बच्चे जो ये सोचे बैठे थे कि भाई कैट के लेवल का मैं करके जाऊंगा, इंग्लिश और कैट के लेवल का रीजनिंग कर लूंगा तो मुझे यहाँ पर बहुत असिस्टेंस मिलेगी, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो हुआ। अगर आपने कैट लेवल के पैसेजेस सॉल्व किए थे तो ये आपके लिए एक केक वॉक निकला। फॉर द रेस्ट अगेन इट वॉज ईजी। सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपने एनालिटिकल किया है तो आपके लिए ये भी
काफ़ी हद तक काम करने लायक था। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एक सेक्शन ऐसा है जो एवरेज आउट को फिल्टर कर देता है फ्रॉम द टॉप क्रीम। बहुत सारे बच्चे मैथ्स को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आप एक सेक्शन छोड़ के जा रहे हैं तो आप 120 नंबर का तो पेपर ही नहीं कर रहे हैं, आप 108 में से एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं कि 108 में से आपको वो स्कोर लाना है टॉप 5 कॉलेजेस में जाने के लिए। तो क्वांट में 12 क्वेश्चंस थे, 8 से 10 क्वेश्चन आप कर सकते थे, एवरेज पर ही बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला आपको, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस अगर आपकी ठीक ठाक थी और थोड़ा सा टाइम अगर आपने ऊपर बचाया होता तो आप क्वांट को कर पाते, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो जाता। अगर हम अब बात करें एनालिसिस की, तो क्लैट का पेपर पिछले साल के कंपैरेटिवली और इजी हो गया, कट ऑफ पिछले साल के कंपैरेटिवली थोड़ा शूट होगा, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। एनालिसिस के हिसाब से अगर चले तो पेपर डुएबल था। नेचर ऑफ पेपर अगर हम देखें तो एवरेज टू मॉडरेट ही रहेगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत ऐसा कुछ आ गया कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड कुछ पूछा गया, बिल्कुल भी नहीं क्लैट ने ऐसा कुछ किया। बहुत ही समझदारी के साथ पेपर बनाया गया था, कंसोर्शियम ने काफ़ी सॉर्टेड पेपर बनाया है। येस, देयर माइट बी फ्यू ऑफ द थिंग्स जो अनएक्सपेक्टेडली पेपर में आई हैं, बट देन अगेन उसके कॉन्टेक्स्ट थे, चाहे फिर वो हम वुमेन रिजर्वेशन की ही बात क्यों ना करें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्लैट बड़ा क्लियरली कह चुका है, करंट अफेयर्स के सेगमेंट को लिखता ही है करंट अफेयर्स विद जनरल नॉलेज, तो आप जनरल नॉलेज यानी स्टैटिक को नहीं छोड़ सकते। क्लैट नेक्स्ट ईयर के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर यू कीप दिस थिंग इन माइंड। क्लैट बहुत क्लियर है अपने एटीट्यूड में, अपने एट्रीब्यूट्स में, अपनी चीज़ों को डायरेक्ट करने में। इट इज़ बेटर दैट यू लर्न इट एज अर्ली एज पॉसिबल। हम लोग ज़रूर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लैट के इस साल के टॉप 5 का अगर स्कोर देखा जाए, दैट वुड समवेयर बी बिटवीन 102 टू 107, ये वाला रेंज में जाएगा स्कोर। एनीथिंग अबव 100 इज़ अ गुड स्कोर। हाँ, लेकिन पुश डेफिनेटली है, कुछ बच्चे एक्सीडिंगली दे विल डू वेल, मुझे लगता है 105 से ऊपर निकलने वाले हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। CAG के एन लीगल CA में ही पढ़ लिया आपने, अगेन ये बहुत अच्छी चीज़ रही हमारे लिए भी, एंड आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद ऑल द एफर्ट विच वी डिड इन पास्ट फ्यू मंथ्स, एंड स्पेशली जो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्टिंग की थी उससे बाहर कुछ नहीं गया है, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। सो ओवरऑल क्लैट का पेपर बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों के जैसे फीडबैक्स आ रहे हैं उससे भी वी आर क्वाइट पॉजिटिव कि चीज़ें हमारे डेफिनेटली हमारे दायरे में रहने वाली हैं इस बार, एंड वी आर होपफुल टू प्रोड्यूस सम गुड रिजल्ट, सम ग्रेट रिजल्ट्स, एंड कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी एक हफ्ता और है, एलेट की सीरीज शुरू होने वाली है, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, वी आर गोइंग टू हैव सम ऑफ द बेस्ट सेशंस राइट नाउ। हम लोग अगले कुछ दिनों में पुश करेंगे, एलेट के हिसाब से कंटेंट आप तक पहुंचेगा। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, विल डेफिनेटली राइड थ्रू इट, और जब हम दोबारा से एलेट के पेपर के बाद मिलेंगे, विल हैव सर्टेन great things to talk to. That's all in this video. We'll meet in the next class. Till then, take great care of your health. Bye bye, and thank you so much for being in this session.